और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि यूपी के अंदर जीरो टॉलरेंस की जो नीति चल रही है योगी सरकार की, उसके तहत एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के आरोपी बदमाश यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में देखिए मारे गए हैं। बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई थी और इस घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया था, जल्द से जल्द खुलासा करने के आदेश दिए थे और सीएम योगी के आदेश के बाद देखिए बड़ा एक्शन हुआ है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीमें बदमाशों की तलाश जो कर रही थी, इसमें एनकाउंटर में बदमाश ढेर हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मारे गए बदमाशों की शिनाख्त हरियाणा के रविंद्र और अरुण के रूप में हुई है। दोनों चर्चित गैंगस्टर रोहित गोदारा से हैं। रोहित गोदारा इस वक्त पुर्तगाल में है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कैसे इस समय बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इन बदमाशों को ढेर किया गया है। देखिए, दिशा पाटनी के घर के बाहर इन्होंने फायरिंग की थी। फायरिंग केस में ये दोनों आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। रोहित गोदारा गोल्डी बराड गैंग के सदस्य हैं। ये बदमाश रविंद्र जो कि हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और दूसरा बदमाश अरुण हरियाणा के सोनीपत का निवासी है। बदमाशों के पास से ग्लॉक जिगाना पिस्टल, 12 सितंबर को बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज मिला। दोनों शूटर्स का पक्का सबूत मिला, जिसके बाद एनकाउंटर में इन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इस बीच ये बदमाश जब भागने की कोशिश करते हैं तो ये बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दो बदमाश गाजियाबाद में ढेर हुए हैं। एनकाउंटर वाली जगह से हमारे संवाददाता अमित राणा की रिपोर्ट देखिए। नाम दिशा पाटनी जो कि मूलतः बरेली की रहने वाली हैं। उनके पिता यूपी पुलिस में अपनी सेवा भी दे चुके हैं, लेकिन बीती 12 तारीख को उनके घर पर फायरिंग की गई। उस फायरिंग में उनके पिता बाल बाल बचे। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया कि मुझे मारने की नीयत से ही ये फायरिंग की गई थी। हालांकि उसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस वाली ये सरकार है, ऐसे में जो भी अपराधी होंगे उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। यही कारण भी रहा कि यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में दो बदमाशों को ढेर कर दिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसी बाइक पे सवार होकर रविंदर और अरुण दोनों बदमाश आए थे और जैसे ही यूपी पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, पुलिस के ऊपर उन दोनों ने फायरिंग कर दी। और ये फायरिंग आप देख सकते हैं, ये पुलिस की गाड़ी है। इस गाड़ी पर जिस तरीके ये निशान बने हुए हैं, आप खुद इस बात को बयां कर रहे हैं कि बदमाशों ने किस तरीके से पुलिस पे फायरिंग की। हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों ही बदमाश रविंदर और अरुण दोनों को ही गोली मारी, जिन्हें आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत भी हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाजियाबाद पुलिस यहां पर है। बरेली एसटीएफ, नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल का ये मिला जुला जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके बाद इन दोनों ही बदमाशों को यहाँ ढेर कर दिया गया। वहीं ये कहना है, जो गाजियाबाद पहुंचे थे यूपी एसटीएफ के जो अधिकारी पहुंचे, उनका साफ तौर पे कहना यही है कि जो बचे हुए अपराधी हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या उनका भी इस तरीके से एनकाउंटर भी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि विदेशों में बैठे बड़े बड़े गैंगस्टर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। गोल्डी बराड़ का इसमें नाम आया था। और आपको बता दें कि दोनों ही बदमाश जो इस बाइक पे आए थे, इस बाइक से वो दोनों बदमाश आए थे जिन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। उसके बाद उन बदमाशों के पास से अत्याधुनिक हथियार ग्लॉक जैसी पिस्टल भी उनसे बरामद की गई थी। हालांकि दोनों ही बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया, दोनों ही बदमाशों की मौत हो चुकी है। लेकिन पुलिस का कहना अभी भी यही है कि जो बाकी बचे हुए अपराधी हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 प्रदेश। और इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले एनकाउंटर में जो ढेर हो चुके हैं, इसके बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
इस वक्त मेरी मौजूदगी बरेली में दिशा पाटनी के घर पर है। दिशा पाटनी का ये वही घर है जहां पर गोल्डी बरार गैंग के लोगों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि आज उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन से दोनों बदमाशों को फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया है और इसके बाद में जो दिशा पाटनी का घर है वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात कर दिया गया है। बड़ी तादाद में यहां पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर एक आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ही कोई भी व्यक्ति इस गली में आ पा रहा है। सबसे खास चीज यह है कि दिशा पाटनी घर को आने वाले 20 मीटर के करीब रास्ते में 12 से ज्यादा हाई डेफिनेशन के हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, लेकिन इसके बावजूद भी रेकी करने के बाद फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। सबसे पहले 11 सितंबर को फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था और इसके बाद में 12 सितंबर की सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। दिशा पाटनी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन सबसे खास चीज ये थी कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उससे उनकी पहचान हो गई थी। पहचान बाद ही ये पूरा का पूरा टास्क अमिताभ यश को दिया था। तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश के लिए दिया गया था और उन्हीं ने ही आज दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन से दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया है। तो एक बार मैं अपने फिर साथी को फिर एक बार दिखा दें कि दोनों बदमाशों के ढेर होने के बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर पर सुरक्षा बेहद ही कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ पर 4 सब इंस्पेक्टर के साथ साथ करीब 2 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और इसके साथ साथ जो भी इस गली में आने वाले लोग हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। अमिताभ यश ने कहा है कि यूपी सरकार क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग होती है। पुर्तगाल में बैठे हुए रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको चुनौती के तौर पर लेते हैं और ये चुनौती यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, बात करने के लिए खुद अमिताभ यश हमारे साथ हैं। सर, आपको क्या टास्क दिया गया था मुख्यमंत्री जी की ओर से? यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यहाँ अपराध के प्रति पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस प्रकार के खौफ फैलाने वाले गैंग्स, खास करके संगठित गैंग्स पर तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए यूपी एसटीएफ जनपदीय पुलिस ने लगातार धरातलीय अभिसूचना संकलित किया। साथ ही आने जाने वाले सभी रूट्स के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला। आसपास के प्रदेशों में की पुलिस के साथ समन्वय बिठाकर जो भी सीसीटीवी फुटेज से जानकारी प्राप्त हुई थी उसके संबंध में जानकारी किया और दोनों शूटर्स को आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली कि 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा घटनास्थल की रेकी की गई थी और यूपी पुलिस ने शूटर्स को तलाशना शुरू किया और साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद भी ली। इन 2 अपराधियों के साथ आज हुई मुठभेड़ में ये दोनों मारे गए हैं, जिसमें रविंद्र और अरुण शामिल हैं। ये दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 सोफिस्टिकेटेड 9mm पिस्टल्स बरामद हुई हैं, जिसमें एक जिगाना कंपनी का है और दूसरा ग्लॉक है। इनके पास से काफ़ी भारी संख्या में कारतूस भी मिले हैं। इनके द्वारा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई और लेकिन इस मुठभेड़ में इन दोनों की मौत हो गई है। कुछ एसटीएफ के लोग या पुलिस के लोग कोई घायल भी हुए इस एनकाउंटर में? नहीं, अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस की गाड़ियों पर गोलियां लगी हैं और ये अपराधी खतरनाक शूटर्स थे। इसमें से एक अपराधी रविंद्र ने पहले भी पुलिस पर गोली चलाई थी और ये जानकारी मिली है कि इसने हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी को सीने में गोली मार दी थी। वो घटना भी संभवतः गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के कहने पर ही की गई थी, जिसमें इस गैंग के एक व्यक्ति को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की गई थी। तो इससे ही आपको जानकारी मिल सकती है अथवा अंदाज मिल सकता है कि ये किस प्रकार के शूटर्स थे। और ये एक चैलेंज था यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि इस प्रकार से इस बहाने इस गैंग ने सनसनी फैलाकर अपने हाथ पैर
उत्तर प्रदेश के अंदर पसारने की कोशिश की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की मुठभेड़ के बाद ये इस प्रकार की हिमाकत कोई और गैंग नहीं करेगा और यूपी के ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को, क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को चैलेंज नहीं करेगा। पितृपक्ष के बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। पूरी खबर जानिए, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले नवरात्र में इस पर मोहर लगने की संभावना है। नवरात्र में यूपी बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा की चर्चा तेज हो गई है और पार्टी सोर्सेज के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर, फिर उपराष्ट्रपति चुनाव और उसके बाद पितृपक्ष के चलते संगठन में पदाधिकारियों की घोषणा का काम लंबे दिनों से ठप रहा है। तो वहीं सोमवार से शुरू हो रहे नवरात्र में विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी सहमति बन सकती है। संदीप पांडे हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ दिल्ली से इस समय लाइव मौजूद है। संदीप पांडे, सोमवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, क्या उम्मीद लगा के रखी जा सकती है कि नवरात्र के चाहे शुरू होते या फिर नवरात्र के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है? क्या हलचल है इस पर दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए इस समय दिल्ली बीजेपी हेड ऑफिस में हलचल तेज हो गई है और संगठन के पदाधिकारियों का जो नियुक्ति अभी तक फंसी हुई थी उस पर फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि बिहार चुनाव आने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा से पहले उत्तर प्रदेश समेत आधा दर्जन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की भी घोषणा होने की चर्चा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी की, तो सबसे पहले जो है जिला जो अध्यक्ष तैनात किए जाने थे उनमें देरी हो गई थी, जबकि 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जानी थी। लेकिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में देरी होने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष का मामला फंस गया था। अभी भी 98 में से करीब 72 के करीब जिला अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो ये देरी हुई जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद, उसके बाद पहलगाम घटना हो गई, फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, फिर दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे उनका इस्तीफा एकाएक हो गया। तो पार्टी जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्यस्त हो गई। इसके बाद पितृपक्ष आ गए, लेकिन अब नवरात्रि का पर्व आ रहा है जो कि शुभ माना जाता है और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा ठीक है। इस पर एक बार जल्दी से लखनऊ से अलाउद्दीन से भी ले लेते हैं। अलाउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नवरात्र में बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है। देखिए, बिहार चुनावों की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है, उससे पहले ये काम बहुत महत्वपूर्ण है जिसे बीजेपी ने पूरा करना है। जी हाँ, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण काम है और दूसरी अहम बात यह है कि बहुप्रतीक्षित ये नियुक्ति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति का पूरा मामला है, उसका इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन स्थिति और परिस्थितियां ऐसी बनी कि लगातार नियुक्तियां नहीं हो पाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो तमाम चीज़ों को बहुत सोच समझ करके और तौल करके फैसला लेती है, क्योंकि इन तमाम फैसलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का भी इंटरफेयर होता, तो ये माना जा रहा है कि वहाँ से भी सलाह मशवरा ले करके ही आखिरी फैसला किया जाएगा। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में क्योंकि जातीय समीकरण को बिठाना बेहद अहम और ज़रूरी हो जाता है, तो ऐसे में उन तमाम समीकरणों को देख करके ही भारतीय जनता पार्टी अपना आखिरी फैसला लेगी। क्योंकि आप पश्चिम से चलेंगे और पश्चिम से लेकर पूरब तक तो विभिन्न आपको जातियों की प्रभुत्ता मिलेगी, आपको मेजॉरिटी मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रीजनल तरीके से तमाम जातियां, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर बाहुल है तो मध्य उत्तर प्रदेश में आपको मिक्स जातियां मिलेंगी और पूर्वांचल में आपको OBC SC के साथ साथ ब्राह्मण और ठाकुर जातियां मिलेगी। अलाउद्दीन और संदीप पांडे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।